जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। तो हम साथ साथ अपना करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी कवर कर रहे हैं। आपने लास्ट लेक्चर में हमने 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करे थे। आज हम जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो 2025 के जनवरी मंथ के अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और 2024 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे कुछ रह गए थे उनको भी हम कवर करेंगे। इससे पहले इन दिनों 2 और करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आए हैं, वो करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उसको भी कवर कर लेना। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर इज इंडोनेशिया ज्वाइंड ब्रिक्स ऑफिशियली एज अ फुल मेंबर। ठीक है, तो ब्रिक्स में इंडोनेशिया भी अब ऐड हो चुका है। देखो कुछ नहीं है, एक 2009 की बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका पहला नाम था ब्रिक। क्या नाम था? ब्रिक। ब्रिक स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, बाद में इसमें क्या ऐड हो गया? साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ठीक है, क्या नाम पड़ गया इसका? ब्रिक्स नाम पड़ गया। बट क्या हुआ रिसेंटली 2024 में क्या हुआ, और भी इसमें मेंबर्स ऐड हुए। एट प्रेजेंट इसमें कितने मेंबर हो चुके हैं? 10 मेंबर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 10वां मेंबर जो है इंडोनेशिया, उसने भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया, दैट इज इंडोनेशिया। ब्रिक्स के कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। आप 10 के 10 नंबर के नाम, आप मेंबर्स के नाम याद करोगे। एक तो ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना, पहले ये 4 थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका बहुत पहले ही ऐड हो गया था। अब जो रिसेंट एडिशन हुई है वो इजिप्ट हुआ है, इथोपिया हुआ है, ईरान हुआ है, यूएई हुआ, और वेरी लेटेस्ट इंडोनेशिया जो है इसमें ऐड हुआ है ब्रिक्स में। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, बाकी यहां से आप क्या याद कर सकते हो? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। कहां पर है? शंघाई, चाइना में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कुछ नहीं है, ब्रिक्स से इन 5 याद हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद मैंने देखा ई से 2 याद कर लो, इजिप्ट और इथोपिया। ठीक है, आई से 2 याद कर लो, ईरान और इंडोनेशिया, और यू से याद कर लो, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो क्या मुश्किल है? तीनों वावल है ना, ऐसे याद करो, ई आई यू, ये 3 वॉवल्स है। ई के 2 आगे इजिप्ट, इथोपिया, आई के 2 आगे इंडोनेशिया और ईरान, और तीसरा हमारा आ गया यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लिंक इट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन जीडीपी, वो कौन सी बनी है? छत्तीसगढ़। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि छत्तीसगढ़ इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ लिंक किया। कुछ नहीं है, जीडीपी क्या होता है? इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, जीडीपी होता है कि एक कंट्री या एक स्टेट या कोई भी मान लो, वो कितने एक साल में कितने पैसों के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, वो उसकी जीडीपी होती है। बट इस जीडीपी में हम ये नहीं देखते, फॉर एग्जांपल मैंने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, अगर मैंने एक फैक्ट्री लगाई, मैं फैक्ट्री में से 100 करोड़ रुपया साल का जनरेट करता हूं इनकम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की। अब इस 100 करोड़ रुपया जब मैंने जनरेट किया, उसमें मैंने कितने पेड़ों को तबाह किया, कितना इन्वायरमेंट को खराब किया, इसको मैं कंसीडर नहीं करता हूं। बट अगर जब मैं अपनी इनकम कैलकुलेट करता हूं गुड्स और सर्विसेज की, अगर मैं देखता हूं कि मैं कितने पैसों के गुड्स सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसमें अगर मैं ये भी कंसीडर करूं कि इन्वायरमेंट को कितना इंपैक्ट हुआ है, उसको भी देख के चलूं, हिसाब में रख के चलूं, उस जीडीपी को बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी के साथ फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लिंक करने वाला पहली स्टेट इंडिया में बनी है छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ ने एक तरह से ग्रीन जीडीपी पे वर्क किया, इतना समझ लो। मतलब कि हम जब वो छत्तीसगढ़ जब अपनी प्रोडक्शन करेगा तो वो इस चीज को भी ध्यान में रखेगा कि उससे इन्वायरमेंट में कितना इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपने याद कर लेना है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लिंक इट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन जीडीपी, तो आपने आंसर क्या मार्क करना है? छत्तीसगढ़। ऐसा सिक्किम का भी एक रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम जब आएंगे तो करंट अफेयर वहां पर कवर कर लेंगे। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। तो ग्रामीण भारत महोत्सव जो है बनाया जा रहा है 2025 का। कुछ नहीं है, ग्रामीण भारत मतलब रूरल इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, मतलब एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने के लिए, जो अपने रिस्क पे अपनी कुछ चीजें स्टार्ट करें, काम स्टार्ट करें, इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए ग्रामीण भारत महोत्सव मनाया जा रहा है। 4 से लेकर 9 जनवरी तक ये मनाया गया। आपने बस इसकी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी थीम क्या है वो याद कर लेनी है। थीम है बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047। देखो ये चीज याद कर लेना, हमने क्या बोला है कि हम अपने इंडिया को डेवलप्ड इंडिया कब तक बनाएंगे? 2047 तक। ठीक है, जब हम 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे ना अपनी फ्रीडम का, हम कब आजाद हुए थे? 1947 में। तो 2047 में हमारे 100 ईयर्स हो जाएंगे, तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, हम तब तक इंडिया को डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे। तो आजकल जितनी भी हमारे इनिशिएटिव होते हैं उनकी मैक्सिमम थीम में ये विकसित भारत आता है। तो बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत इस बार की थीम थी। तो क्या है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत। और मोटो अगर पूछ ले, गांव बड़े तो देश बड़े, तो ये इस बार का मोटो था। मोटो के चांसेस कम है, बट
थीम में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्डिंग अ रिजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत। ठीक है, तो मोदी जी ने इनॉग्रेट करा इसको भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप देखो ना, ये ग्रामीण भारत महोत्सव आपने देख लिया। अब आपको पता है रिसेंटली आपको पता है हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को ही साउथ अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी जो है इंडिया में आए थे, ये आपको पता है। तो इस बार का जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो हमने बनाया, 3 दिन का ये चला, उसकी थीम एग्जाम में पूछ सकता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाते हैं, पहली बात तो 9 जन को मनाते हैं, और इस बार की थीम क्या थी ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो थीम आप याद करोगे, थीम थी द डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन। में लिख देता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। द डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन, डायस्पोरा मतलब वो जो हमारे लोग, इंडियन ओरिजिन के लोग जो बाहर रहते हैं, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू आ विकसित भारत। देखो यहां पर भी वही भारत है, तो डायस्पोरा की क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया को विकसित भारत बनाने में, डेवलप नेशन बनाने में। ठीक है, तो वही ऊपर देखो, बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047, तो इससे रिलेटेड है। और अगर पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस इस बार का कहां पर हमने बनाया, तो भुवनेश्वर में बनाया, मतलब ओडिशा के भुवनेश्वर में इस बार हमने प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया, ये याद कर लेना। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो गोवा का जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देखो आप मुझे पहले बताओगे कि मनोहर वर्ड क्यों रखा गया, किस पर्सनैलिटी के ऊपर ये मनोहर नाम रखा गया, उनके बारे में बताना है। बहुत फेमस पर्सनैलिटी। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, गोवा का। अब इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। ठीक है, इसको बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का अवार्ड मिला, तो याद कर लेना। वहां पे राजीव गांधी एयरपोर्ट देगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दे देगा, या कुछ और दे देगा। आपने याद कर लेना है कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है गोवा का, उसको बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है एट ट्रेवल लेजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2024 में। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ गोवा को मिला है। दिस इज क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर पे मूव करते हैं। राकेश कुमार पैरा आर्चर है राकेश कुमार, इनको क्या मिला है, बेसिकली इनको अर्जुन अवार्ड मिला गया है 2024 का, राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया 17 जनवरी 2025 में। तो अभी 17 जनवरी को आपको पता है अवार्ड मिले हैं, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला, वो दिया है। तो राकेश कुमार पैरा आर्चर को मिला है। ठीक है, अब क्यों हमने, देखो बेसिकली अर्जुन अवार्ड सिर्फ इनको नहीं मिला है, अर्जुन अवार्ड टोटल 32 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है। तो हम राकेश कुमार के बारे में, पैरा आर्चर के बारे में क्यों स्टडी करें, क्योंकि राकेश कुमार जो है वो कटरा से हैं, रियासी से, जम्मू कश्मीर से, इसलिए हम इनके बारे में स्टडी करें। ऐसे तो 32 नेम है, सभी हम याद नहीं कर सकते। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 2024 के समर पैरा ओलंपिक्स में, इसीलिए इनको जो है अर्जुन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये याद कर लेना कि राकेश कुमार कहाँ के, इंडियन पैरा ओलंपिक है, कहां से, कटरा रियासी से, जम्मू कश्मीर से। और टोटल इस बार अर्जुन अवार्ड जो दिए गए 32 स्पोर्ट्स पर्सन को दिए गए। ठीक है, ये होते हैं रेगुलर कैटेगरी में जो अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। एक होता है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में ये 2 ही पर्सन को मिला, तो इनका नाम आप याद कर लो। देखो ना, ध्यान से सुना है, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब एक दिमाग में कंसेप्ट रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि अर्जुन अवार्ड जो है इस बार के कितने दिए गए, 32 पर्सनैलिटीज को दिए गए, स्पोर्ट्स पर्सन को दिए गए। ठीक है, बट 32 के नाम, अर्जुना मतलब एक स्टूडेंट, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करता है, और द्रोणाचार्य मतलब गुरु को मिलेगा, मतलब जो उसका कोच होगा। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 32 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला। अब 32 के नाम हम नहीं याद कर सकते, बट मैंने राकेश कुमार आपको पैरा आर्चर इसलिए बता दिया क्योंकि वो कटरा जम्मू कश्मीर के, इसलिए बता दिया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब अर्जुन अवार्ड ये होता है रेगुलर कैटेगरी में, क्या होता है रेगुलर, एक होता है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो जिसको लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड मिला है वो 2 पर्सनैलिटी है, उनके नाम आप याद कर लोगे। एक है श्री सुच्चा सिंह, इनका नाम याद कर लोगे, इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला। और दूसरे हैं श्री मुरलीकांत राजाराम, क्या नाम है, श्री मुरलीकांत, क्या नाम है, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर। ठीक है, पेटकर। बेसिकली सुच्चा सिंह जो है एथलेटिक्स में है सुच्चा सिंह, और जो हमारे मुरलीकांत राजाराम पेटकर हैं वो पैरा स्विमर है, इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुना अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुना अवार्ड मिला है। ये आपने पैरा आर्चर के बारे में याद कर लेना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अर्जुना अवार्ड टोटल 32 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला, जम्मू कश्मीर में से राकेश कुमार जी को मिला। ठीक है, ये हमने याद कर लिया। और लाइफ टाइम वाला अर्जुना अवार्ड श्री सुच्चा सिंह को मिला जो एथलेटिक्स को बिलोंग करते हैं, और श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला जो एक पैरा स्विमर है। इतना आपने याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, अब आ गया द्रोणाचार्य अवार्ड। सर द्रोणाचार्य अवार्ड क्या होता है, द्रोणाचार्य मतलब
गुरु को द्रोणाचार्य, ये सी नहीं आता यहाँ पे, द्रोणाचार्य अवार्ड मतलब गुरु को मिलता है, ठीक है, वो ऊपर शिष्य आ गया तो गुरु मतलब कोच को। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी गवर्नमेंट में सर्व करने के लिए सैलरी, और मेरे को क्या मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो वो द्रोणाचार्य अवार्ड काइंड ऑफ समझ लो। तो कोच को जो अवार्ड मिलता है दैट इज नोन एज द्रोणाचार्य अवार्ड। अब द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर हम बात करें तो किस किस को मिला, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, रेगुलर कैटेगरी, लाइफ टाइम कैटेगरी। ये कम पर्सनैलिटीज को मिला इसलिए मैं बता देता हूँ। तो रेगुलर कैटेगरी में श्री सुभाष राणा को मिला, मिस दीपाली देश पांडे को मिला और श्री संदीप सांगवान को मिला। ये मिल गया रेगुलर कैटेगरी में, ठीक है। अब जैसे सुभाष राणा ये पैरा शूटिंग में कोच हैं, ठीक है। दीपाली देशबंधु जो है शूटिंग में है, ठीक है। संदीप सांगवान की बात करें ये हॉकी में है, तो ये कोचेज हैं उन चीजों के, ठीक है। जैसे सुभाष राणा के बता दिए, पैरा शूटिंग याद कर लो, किसके, पैरा शूटिंग के कोच हैं, ठीक है, पैरा शूटिंग के। दीपाली देश पांडे जो है शूटिंग के याद कर लो, ठीक है, शूटिंग के। संदीप सांगवान जो है हॉकी के। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो लाइफ टाइम कैटेगरी, जैसे अर्जुना में लाइफ टाइम कैटेगरी थी, वैसे द्रोणाचार्य में लाइफ टाइम कैटेगरी श्री एस मुरलीधरन को मिला। ये बैडमिंटन के कोच हैं, किसके कोच हैं, बैडमिंटन के कोच हैं। और आर्मेंडो एग्लिनो कोलैको इनको मिला है, ये किसके हैं, फुटबॉल के कोच, किसके हैं, फुटबॉल के कोच। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो क्या आपको देखो, अगर द्रोणाचार्य बड़े कम चांसेस है एग्जाम में पूछेगा, तो लाइफ टाइम वाले अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी अर्जुना में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बता दिया। बट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो मिले वो आपको पता होने चाहिए। अब अगर आपको ये नहीं आते तो कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ चल रही है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अच्छे से पढ़ाया था, अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में मैंने इसको कवर करवाया था। तो अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करे होंगे साथ साथ, तो आपको आते होंगे। मैं आज वापस रिपीट करवा देता हूं, भी रिसेंटली मिले इसलिए। डी गुकेश को मिला है, ठीक है, डी गुकेश को मिला है वर्ल्ड चेस चैंपियन। आपको पता है वर्ल्ड चेस चैंपियन जो है इन्होंने 2024 का जीता है और यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। तो इसलिए डी गुकेश को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। एक तो नाम ये आप याद कर लोगे, ये तो चेस प्लेयर है, इतना तो आपको समझ आ गया, ठीक है। सेकंड मनु भाकर को मिला, देखिए मनु भाकर को मिला, मनु भाकर को मिला सेकंड नंबर पे। मनु भाकर शूटर है ना, तो मनु भाकर शूटर जो है, मनु भाकर जो शूटर है उसको मिला बेसिकली इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डबल मेडल लिए थे पैरा ओलंपिक्स में, ठीक है। मनु भाकर ने डबल मेडल लिए थे पैरा ओलंपिक्स में, एक तो सिंगल में लिया था और एक जो मतलब दोनों मिलके खेलते हैं उस सपोर्ट में मनु भाकर को शूटिंग में पैरा उसमें ओलंपिक्स में मिला है, ठीक है, मेडल मिला है। तो इसलिए इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। तीसरा किसको मिला, हरमनप्रीत सिंह को। किसको मिला, हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह किस स्पोर्ट के साथ बिलोंग करते हैं, हॉकी के, हॉकी से, ठीक है। आप मुझे बताओगे क्या ये हॉकी टीम के कैप्टन थे कि नहीं थे, आप मुझे बताओगे। हरमनप्रीत सिंह को मिला। और फोर्थ नंबर पे प्रवीण कुमार को मिला। किसको मिला, प्रवीण कुमार को मिला। इन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल लिया था, किसमें, पैरा ओलंपिक्स में हाई जंप में गोल्ड मेडल। तो ये हाई जंप से बिलोंग करते हैं। ये चार नाम तो रट लो यार, ये नहीं भूलने चाहिए। डी गुकेश को चेस से बिलोंग करते हैं, इनको मिला। मनु भाकर जो है फीमेल शूटर हैं, उनको मिला। हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी के लिए, इनको मिला। प्रवीण कुमार हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया, तो इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में पूछे जाने की सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है। अर्जुन और द्रोणाचार्य के कंपैरिजन में इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये आप रट के जाओगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब इसके साथ एक दो चीजें और बता देता हूं। अभी पढ़ा रहा हूं तो स्पोर्ट्स ही पढ़ा रहा हूं, तो स्पोर्ट्स की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इस साल में जो हुई हैं, जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो मैं बता देता हूं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं ना, राष्ट्रीय बाल खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, खेल नहीं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सिर्फ इस साल के जो दिए गए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने दिए गए, 17 चिल्ड्रन को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए। क्या आपको 17 के नाम याद करने, नहीं। किस दिन दिया जाता है, वीर बाल दिवस, मतलब 26 दिसंबर जो हम वीर बाल दिवस को बनाते हैं ना, 26 दिसंबर 2024 को। इस बार 17 बच्चों को जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है दिएंगे। उसमें जम्मू कश्मीर से 2 चिल्ड्रन थे, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक है अयान सजाद, इनका नाम आप याद करोगे, ठीक है। एक इनका नाम याद रखो, ये कहां से, ये अनंतनाग से। कहां से, अनंतनाग से। कौन है ये बेसिकली एक सूफी सिंगर है, सूफी सिंगर याद कर लो, सूफी सिंगर अयान सजाद, ये याद करो, अनंतनाग से। और दूसरे ऋषिकेश कुमार जो है, इनको इसलिए मिला, ये कहां से, पहले प्लेस याद कर लो, सांबा से। इनको इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इनको मिला। तो अयान सजाद अनंतनाग सूफी सिंगर और ऋषिकेश कुमार सांबा से, इन दोनों का नाम याद कर लेना। टोटल 17 को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार,
बाल पुरस्कार, बट उनमें से 2 जम्मू कश्मीर के, तो उनको हमने अच्छे से कर लिया। बाकी एक और याद कर लो, माका ट्रॉफी किसको मिली है 2024 की? सर माका क्या? माका इज स्टैंड फॉर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है, माका ट्रॉफी जो है, इस बार की किसने जीती? भाई यूनिवर्सिटीज के बीच में होती है, स्पोर्ट्स होता है, उसमें कौन जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती है। कौन जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती है। ठीक है, तो आप देखो ना, कहने को तो ये एक स्लाइड थी, बट इसके साथ कितनी चीजें कवर होगी। एक हमने देख लिया, ये भी लेटेस्ट ही तो मिले, अर्जुना अवार्ड देख लिया, राकेश कुमार पैरा आर्ट से याद करो, टोटल 32 पर्सनैलिटीज को मिला। द्रोणाचार्य में रेगुलर कैटेगरी देख ली, अर्जुना में भी हमने लाइफ टाइम कैटेगरी भी देख ली। तो द्रोणाचार्य में रेगुलर कैटेगरी देख ली, लाइफ टाइम कैटेगरी, फिर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 पर्सनैलिटीज को मिला, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। फिर हमने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करी, वो 17 चिल्ड्रन को मिला, हमने 2 का नाम याद कर लिया, अयान सजाद अनंतनाग से, सूफी सिंगर, और इसके कुमार सांबा से। फिर हमने देखा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है इंटर यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, वो किसको मिली है? वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिली है। फिर हमने इसको कवर कर लिया। ठीक है, दिस इज क्लियर। देखो यार, आज जो करंट अफेयर्स है ना, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आगे जाके, अभी आपको पता है महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ के रिलेटेड करंट पूछा जाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ना, मतलब वहां से प्रोबेबिलिटी हाई है कि करंट पूछा जाए। तो महाकुंभ के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जस्ट इतना याद कर लें, नेशनल स्टार्टअप डे जो है हम कब मनाते हैं? 16 जनवरी को, मतलब स्टार्टअप प्रमोट करने के लिए, ताकि मतलब लोग हैं अपना कुछ बनाएं और शुरू करें और करें। तो 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। लेस चांसेस यहां से क्वेश्चन आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज, इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज, जैसे आप देखते हो ना यार, कहां पर है? बैंकॉक में है कि कहां पर है? एक ग्लास का ब्रिज है जहां पर लोग घूमने जाते हैं देखने के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट लोकेशन। तो इसी तरह इंडिया ने पहला अपना ग्लास ब्रिज बनाया है समुद्र के ऊपर। कहां पर बना है? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु। पहली बात याद करो, कहां पर बना है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। तो देखो, ये ग्लास ब्रिज जो है किसको कनेक्ट कर रहा है? थिरुवल्लूर को कनेक्ट कर रहा है। थिरुवल्लूर में जो स्टेचू है उसको विवेकानंदा रॉक मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में, उसको कनेक्ट कर रहा है। तो किस किस को आपस में कनेक्ट कर रहा है? थिरुवल्लूर स्टेचू को विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, इसको तो मैंने पर्सनली विजिट करा हुआ है, विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। तो इन दोनों को बेसिकली कनेक्ट करता है इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज। अब तो इसको देखने के लिए वापस जाना पड़ेगा। तो थिरुवल्लूर स्टेचू जो है, इसको 133 फीट का स्टेचू है, इसको स्टेचू ऑफ विजडम भी कहते हैं। और विवेकानंदा रॉक मेमोरियल जो है स्वामी विवेकानंदा के नाम पे है, कन्याकुमारी पे। ठीक है, तो त्रिवेणी क्या नाम है उस जगह का, वहां पर है। ठीक है, तो आपने याद करना है, इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो कहां पर है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। किसको कनेक्ट करे याद कर लेना, थिरुवल्लूर स्टेचू और विवेकानंदा रॉक मेमोरियल को, कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी, तो उनको कनेक्ट करता है इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज। ठीक है, दिस इज क्लियर, इसमें कुछ इतना देखने वाला नहीं था। अब 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की होती है, याद करो। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 की कहां पर होने जा रही है? इसको होस्ट कौन करेगा? पाकिस्तान और यूएई। कौन होस्ट करेगा? पाकिस्तान एंड यूएई। इससे पहले वाला एडिशन किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीता था। तो ये आपने याद कर लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो 2025 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कौन होस्ट करेगा? पाकिस्तान एंड यूएई। ठीक है, फर्स्ट एवर बोडोलैंड महोत्सव, पहली बार हम बोडोलैंड महोत्सव मनाने जा रहे हैं। फर्स्ट एवर हमारा बोडोलैंड महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमने देखना है। तो देखो, बोडोलैंड महोत्सव जो है कब होने जा रहा है? 15 नवंबर को 2024 को हमने बनाया। ठीक है, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और इसकी थीम देख लो, पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्पेरियस भारत। ठीक है, कुछ नहीं है यार, आपको 2020 में पता है पहले बोडो ग्रुप और बड़ा ऐसे ये ग्रुप डिस्प्यूट चलता था। ठीक है, बड़ी वॉर भी चलती थी। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, असम गवर्नमेंट ने और बोडो ग्रुप से मिलकर एक अकॉर्ड साइन किया कि हम शांति बनाएंगे बोडो एरिया में, बोडो पीस अकॉर्ड। उसके बाद जो है ये पहला बोडोलैंड महोत्सव मनाया गया। तो कहां पर मनाया गया ये याद कर लो, एसआई इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नेशनल कैपिटल दिल्ली में। पीस एंड हार्मोनी फॉर प्रॉस्पेरियस भारत इसकी थीम थी। चांसेस आर लेस इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज 77th इंडियन आर्मी डे। ये नहीं पूछेगा। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जनरल जो थे फील्ड मार्शल केएम करियप्पा, वो पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। 1949 से मनाते आ रहे हैं। ठीक है, बट आपको जस्ट इतनी याद रखनी कि इसकी थीम क्या थी? समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत सक्षम सेना इस बार की थीम थी आर्मी डे की, इंडियन आर्मी डे की। और कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इतना याद कर लेना आपने। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
पीएम मोदी खुद आए थे इनॉग्रेशन के लिए, उमर अब्दुल्ला भी थे, हमारे रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी थे, आपने देखा होगा। ठीक है, तो सोनामर्ग टनल, पहली बात सोनामर्ग टनल, सोनामर्ग कहां पे है? गांधरबल। तो सोनामर्ग टनल कहां पर है? गांधरबल में। ये तो सबसे पहली बात पूछ सकता है। ठीक है, तो अब इनॉग्रेशन हुई 13 जनवरी 2025 को। इसको पहले जेड मोर टनल भी इसी का नाम है, जेड मोर टनल भी इसको कहते हैं। ये कितना है? 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है, 2 लेन रोड टनल है, जो गगनगैर और सोनामर्ग को गांधरबल डिस्ट्रिक्ट और जम्मू कश्मीर में कनेक्ट करता है। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि ये करगिल को, मतलब समझ लो गांधरबल सोनामर्ग वाले एरिया से कनेक्ट कर रहा है, ताकि हम अनइंटरप्टेड कनेक्ट, मतलब कहने का मतलब कि करगिल का रास्ता खोल रहा है ताकि हम स्मूथ और अनइंटरप्टेबल वे में ट्रेवल कर सके, सोनामर्ग वाले एरिया के थ्रू करगिल में जा सके। तो हमारा एक समझ लो लेह लद्दाख के साथ कनेक्टिविटी को इनहेंस कर रहा है। तो याद कर लो सोनामर्ग टनल जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर है? गांधरबल में। कहां पर है? गांधरबल में। कितना है? 6.5 किलोमीटर, एक 2 लेन रोड टनल है, तो इसी का नाम जेड मोर टनल था पहले। ठीक है, तो ये याद कर। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अभी रिसेंट जेकेएसएसबी का ही कोई एग्जाम था, उसमें पता नहीं क्या ब्रिज था या कुछ था, फिर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, इधर राजौरी डिस्ट्रिक्ट का ही क्या था, उसकी ना लेंथ पूछ ली थी, कुछ ऐसा कुछ पूछ लिया। ये आपको कई बार पता होना चाहिए। अब ये इतना न्यूज में है तो इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 लेन रोड टनल है, रोड टनल है, 2 लेन वाला है, यहाँ पे रेलवे टनल नहीं है, ये रोड टनल है। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको इजिली कर सको। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024, जब भी कोई रैंकिंग आएगी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो निकालता कौन है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है वो कौन निकालता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आईएमडी निकालता है। सर व्हाट इज स्टैंड फॉर? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नहीं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को टैलेंट से क्या लेना देना है? आईएमडी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यहां पर नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। जब भी मैं ऐसे लिखता हूं ना, तो मतलब मेरी हैंड राइटिंग इतनी खराब है कि उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिखता गंदा नहीं हूं, मेरे हाथ ही गंदे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है बेसिकली उसने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग निकाली और इंडिया का रैंक आया 58th। ठीक है, मतलब इंडिया 58 नंबर पे, अगर मैं टैलेंट की बात करूं, ये कह रहा है ये इंडेक्स। तो मैं तो नहीं मानता, मैं इंडिया को सबसे ज्यादा टैलेंटेड मानता हूं, इंडियंस को। तो स्विट्जरलैंड जो है उसने टॉप किया, स्विट्जरलैंड टॉप किया आईएमडी की ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का कितना रैंक आया? 58 रैंक आया। ये रट लो, ये रटने वाली चीज है, इसमें मैं क्या करूंगा, इंडिया का 58 रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्थ योजना। पार्थ, देखो ये पूछेगा पार्थ योजना कहां की है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है, मध्य प्रदेश की है। ठीक है, पुलिस आर्मी, देखो पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, पार्थ की फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है एक इनोवेटिव स्कीम जिसको बोलते हैं पार्थ योजना, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। इसके थ्रू जो है वो यंग वंस को फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करें ताकि वो अपने कैरियर्स को परस्यू कर सके इंडियन आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अदर सच सर्विसेज में। ठीक है, तो याद कर लेना पार्थ स्कीम किसकी है? पार्थ स्कीम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। दिस इज क्लियर। तो अभी तक कुछ हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिया, अभी कुछ करंट अफेयर्स और कवर करने, बट उससे पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करनी है। देखो पिछले कुछ दिनों में, मतलब देखो एक पढ़ा रहा हूं मैं आपको साथ साथ, अब आप में से कुछ बच्चे बोलोगे सर सिर्फ पढ़ाया करो, ऐसे बातें मत किया करो, बट उनके लिए मेरा यही है कि वीडियो को आगे आगे करो और जहां पे वापस पढ़ाना स्टार्ट होगा वहां पे पहुंच जाओगे। देखो मैं आपको इसलिए यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। देखो हम लोग पढ़ाई करते हैं, कभी कभी ना थोड़ा समझा करो चीजों को। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि देखो हर बंदे किसी एग्जाम से, समझ लो हर बंदे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर, जरूरी नहीं है सब लोग वो एग्जाम निकालेंगे। लाइफ में हर बंदे की लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, बट यार कभी भी ना, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से कोई भी गलत स्टेप आप लाइफ में नहीं लोगे, ये आप मुझे एश्योर करो। देखो मैं, मतलब मेरे नोन में और मेरे एरियाज में और मैं जहां से भी पता करता हूं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, बहुत सारे कैपेबल लोग थोड़े थोड़े रीजंस की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। तो मतलब यार ये बहुत गलत बात है। देखो आपको क्या लगता है कि अगर आप यहां पर टैकल नहीं कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पा रहे हो, तो इसके ये क्या सोल्यूशन है? इसके बाद आपको क्या लगता है आगे आपको बहुत मतलब फैसिलिटीज मिलेंगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब कहने की बात है, अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे अगर आपको करियर में आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हो, तो भाई लाइफ में सिर्फ एक चीज पढ़ाई नहीं होती है, लाइफ में सिर्फ एक चीज जॉब नहीं होती, या एक पर्सन नहीं होता है, या एक सिचुएशन नहीं होती है। अगर आप चीजों को टाइम दो ना, कहते हैं ना टाइम इज द बेस्ट हीलर टाइम होता है, मतलब बेस्ट हीलर होता है, सच में होता है, ऐसे नहीं बोला जाता। टाइम बेस्ट हीलर है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है
तो वेट करो यार, उस टाइम को जस्ट पास ऑन करो, उसको फ्यूचर में डिले करो और अपने एफर्ट्स करते जाओ। कई बार होता है कि इसमें लक साथ नहीं देता है, बट इसका ये सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है यार। मतलब देखो, मेरा इस टाइम आपको मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मुझे इसलिए ऐसे दिमाग में, क्योंकि मैंने कुछ इंसिडेंट के बारे में सुना और मतलब जो पर्सन था, मतलब बहुत कैपेबल था, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था, बट ऐसा वाला मुझे उम्मीद नहीं थी, बट ऐसा कोई कर जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या है फायदा। और मतलब आपके अंदर देखो, अगर आप किसी एक चीज में एक्सेल नहीं कर रहे हो, मे बी आपको किसी और चीज के लिए बनाया गया हो, आप उस चीज को फाइंड करो। कई बार देखो, कई बार एक बार मुझे किसी ने बोला था कि कई बार फाइंड करते करते 45 ईयर्स तक लोग पहुंच जाते हैं, 45 साल की उम्र तक भी लाइफ में उनको समझ नहीं आता उन्हें करना क्या है, और उस 45 साल की एज में जाके उनको पता चलता है कि भाई मुझे, मैं इस चीज के लिए बनाऊं, और फिर वो वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर वो वहां से कर सकते हैं तो तुम 20-30 की उम्र में ही अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इसमें दिक्कत क्या है। मैं भी तो लाइफ में अपने बड़े यू टर्न मारता हूँ। मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने जिस फील्ड में पढ़ाई की है मैं उस फील्ड में हूं ही नहीं, मैं जो जॉब करता हूँ उससे बिल्कुल सेपरेट काम है। अब आप किस चीज के लिए बने हो, आप क्या कर रहे हो, ये कुछ चीजें आप डिसाइड नहीं करते हो, बट ये किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। तो आप ये, मतलब मैं आपको एक लेसन दे रहा हूं कि लाइफ में कभी भी डाउन फेज आए, आपने जो ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और अपना फ्रेंड सर्कल बनाओ अच्छे लोगों का। कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर कर दिया करो, मतलब जो ऑथेंटिक, ऐसे तो आज ऑथेंटिक है कौन, बट फिर भी अपनी फैमिली है, अपने फ्रेंड्स में से कोई तो ऐसा होगा क्लोज वन जो अच्छा होगा, जो आपको समझेगा, प्रॉब्लम सुनेगा, जिसमें इंसानियत होगी। ऐसे लोगों के साथ शेयर करो अपनी दिक्कत, ठीक है, बट ऐसा कुछ मत करो अपनी लाइफ। और मैंने अपने लाइफ में एक चीज याद रखना, हर पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरी लाइफ में भी आई होंगी, बट एक ही दिमाग में हमेशा साइकोलॉजी रखी हुई है कि अभी रात है तो कल सुबह भी होगी, ठीक है। अगर टाइम अभी खराब चल रहा है तो कल अच्छा टाइम भी आएगा। जरूरी नहीं है हर पर्सन की लाइफ में आप डाउन आते हैं, जरूरी थोड़ी है कि यार जो बंदा जॉब करता है वो बहुत खुश होगा, जो जॉब करता है उसकी लाइफ में भी अलग और तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनसे लड़ना सीखना, हमें इन चीजों में नहीं फंसना है, ठीक है। ये एक चीज मेरी याद कर लेना, ऑल्दो मैं अपने टॉपिक से भटक गया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया करो थोड़ा, मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाओ थोड़ा। मतलब देखो, जिस भी रिलीजन से आप, उसके साथ थोड़ा स्पिरिचुअल बॉन्ड रखो। जब आप स्पिरिचुअली, मैं नहीं कहता कि सुबह उठ के काइंड ऑफ ऐसे बैठ जाओ पूरा पूजा पाठ काइंड ऑफ सब कुछ, मैं ऐसा नहीं बोलता, करो तो दैट्स गुड, बट आप इतना तो स्पिरिचुअली होने चाहिए कि आपको विश्वास हो जाए अपने पे कि मैं कर लूंगा। स्पिरिचुअलिटी आपको इन चीजों के साथ प्रॉब्लम से लड़ने में हेल्प करती है। थोड़ा रनिंग करा करो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करा करो, आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, ठीक है। तो अपना मेंटल हेल्थ रहो, रूम में अकेले मत बैठा करो करो, बाहर निकला करो, लोगों से मिला करो। मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, इसलिए कहा गया है क्योंकि वो है। तो अगर आप नहीं मनाओगे उसको तो फिर आप ऐसे ही हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीजों का थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करंट अफेयर पे मूव करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें। देखो, हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं कि जो भी हमारे सीपीएससीज हैं, सीपीएससीज व्हाट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेज हैं, जो इंडस्ट्रीज वो लगा लो। तो गवर्नमेंट की जो सीपीएससीज हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। कुछ को हम बोलते हैं महारत्न, जो सबसे ऊपर आ जाते हैं महारत्न, देन कुछ होती है मिनी रत्नास, और उसके बाद आ जाती है, हम कुछ होते हैं हमारे पास नवरत्न, ठीक है। कुछ होते हैं नवरत्न, कुछ होते हैं मिनी रत्न, और कुछ होते हैं महारत्न। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है एचईएल, आपने सुना होगा एचईएल ने हेलीकॉप्टर बनाई है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है वो अभी क्या बना है, एक महारत्न स्टेटस इसको मिला है। पहले ये महारत्न नहीं था, अब इसको महारत्न स्टेटस मिला, तो ये चीज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज 3 तरह की होती है। ये नहीं पूछेगा आपको, ये पूछेगा एचईएल क्या है अभी, मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न। नवरत्न से वो नवरत्न वाली मिक्सचर याद आ गई, नवरत्न, मिनी रत्न या महारत्न, या नन ऑफ दीज, तो आपने महारत्न पे मार्क कर देना। दिस इज क्लियर, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके लिए। नेक्स्ट इज महाकुंभ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कुंभ हो रहा है, तो कुंभ के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, कुंभ में से एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब जो 2 स्लाइड्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुंभ की अगर हम बात करें, देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुंभ की स्टोरी वगैरह तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव रखते हैं। कुंभ में बेसिकली यही है कि जब वो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, अमृत की जो ड्रॉप्स 4 जगहों पे बोली जाती है, पड़ी थी, तो 4 जगहों पे कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी 4 जगह है। प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, हरिद्वार, अभी कहां पर है प्रयागराज में, यूपी में, ठीक है, हरिद्वार, उज्जैन, उज्जैन और नासिक, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों में कुंभ मेला लगता है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, जो एक होता है, अब मैं कुंभ का बता, एक होता है पूर्ण कुंभ,
ध्यान से सुनना यार, महाकुंभ की स्टोरी बताता हूँ। महाकुंभ बेसिकली क्या होता है ये बताता हूँ, पहले सुनो। पूर्ण कुंभ क्या होता है? हर 12-12 साल के बाद क्या होता है? हर 12-12 साल के बाद मेला लगता है। जैसे प्रयागराज में एक मेला लगा अभी, उसके 12 साल के बाद कुंभ होगा। आज कुंभ हुआ तो 12 साल के बाद कुंभ होगा। दैट इज नोन एज पूर्ण कुंभ। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण कुंभ। तो ये 4 जगहों पे लगता है। प्रयागराज में लगेगा, हरिद्वार में लगेगा, उज्जैन में लगेगा और नासिक में लगेगा। तो पूर्ण कुंभ क्या होता है? पूर्ण कुंभ इन चारों जगहों पे पूर्ण कुंभ होता है, और हर 12-12 साल के, मतलब प्रयागराज में अगर आज हो तो 12 साल के बाद वापिस प्रयागराज में जो कुंभ होगा उसको हम बोलेंगे पूर्ण कुंभ। ठीक है। एक होता है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ मतलब पूर्ण का आधा। पूर्ण मतलब 12 साल के बाद, तो अर्ध मतलब 6 साल के बाद। तो जो 6 साल के बाद कुंभ लगता है दैट इज नोन एज अर्ध कुंभ। मतलब अर्ध कुंभ 6 साल के बाद लगा, फिर 6 साल के बाद। ठीक है, समझ आई? तो अर्ध कुंभ 6 साल के बाद होता है, और पूर्ण कुंभ 12-12 साल के बाद। ये लगता है प्रयागराज और हरिद्वार में। कहां पे लगता है? प्रयागराज और हरिद्वार में। इतना आपको समझ आ गया? तो 2 चीजें अभी तक हमने सीखी कि हमारे जो कुंभ होते हैं, एक होता है पूर्ण कुंभ जो 12-12 साल के बाद लगता है प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में। एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल के बाद लगता है प्रयागराज और हरिद्वार में। अब हमने पढ़ना है महाकुंभ मेला जो अभी लगा हुआ। महाकुंभ मेला जो है वो लगता है 144 ईयर्स के बाद। कितने? 144 ईयर्स के बाद। क्यों ऐसा? देखो ये 12 साल के बाद, देखो यहां पर कितने साल पे लगेगा? 12-12 साल के बाद। जब ये 12 साल के बाद वाला कुंभ जो है 12 बार रिपीट हो जाता है, ये साइकिल 12 बार कंप्लीट हो जाता है, तो कितने ईयर्स हो गए? 144 ईयर्स। तो जब कुंभ 12 बार अपने साइकिल को रिपीट कर लेता है, क्योंकि 12 साल में लगता है, और जब 12 साइकिल अपने रिपीट कर लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? महाकुंभ। तो महाकुंभ कितने सालों के बाद लगता है? 144 ईयर्स के बाद लगता है। जो अभी कहां पर लगा हुआ है? प्रयाग में लगा हुआ है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम कहां पर लगा हुआ है? यूपी में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखो कुंभ मेला को हमने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट भी है हमारी, यूनेस्को की जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है, उसमें हमने कुंभ मेला को 2017 से ऐड किया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या कुंभ मेला इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है? तो बिल्कुल आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे जो लगता है एग्जाम में से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज वाला जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला किसी होली रिवर के किनारे लगता है, तो ये पूछ सकता है कि प्रयागराज कौन सी होली रिवर के किनारे। तो आपको पता है प्रयागराज जो है वो कॉन्फ्लुएंस है किसका? गंगा का। गंगा, यमुना और सरस्वती का। तो ये याद कर लेना, गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर जो है, इन तीनों रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस मिलता है पॉइंट प्रयाग, वहां पर लगता है। ठीक है। दूसरा हरिद्वार जो है वो किसके किनारे में? ये सबको पता है। हरिद्वार जो है वो किसके किनारे में है? गंगा रिवर के किनारे में। उज्जैन रिवर जो है वो किसके किनारे में है? उज्जैन जो सिटी है वो किसके किनारे है? शिप्रा रिवर के किनारे। ठीक है। और नासिक जो है वो किसके किनारे है? गोदावरी के किनारे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो कुंभ में इसलिए टाइम लगा दूं कि कुंभ बहुत न्यूज में है, यूपी में लगा हुआ है, प्रयागराज में लगा हुआ, आपको पता होना चाहिए। महाकुंभ है इस बार का। तो मैंने आपको बताया एक होता है पूर्ण कुंभ 12-12 साल के बाद, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, 4 जगहों पे पूर्ण कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ 6 साल के बाद, प्रयागराज, हरिद्वार। महाकुंभ जो होता है जब ये 12 सालों के बाद कुंभ अपना 12 बार साइकिल रिपीट कर लेगा, तो उस जगह पे लगेगा महाकुंभ। तो महाकुंभ कितने सालों के बाद लगता है? 144 ईयर के बाद लगता है, और ये यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आता है। 2017 से हमने इसको कुंभ को ऐड किया हुआ, ये आपने याद कर लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो कुंभ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। ये जो स्लाइड है ना क्विक लर्न वाली, ये मैंने जल्दी जल्दी में और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर ऐड कर ली, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो नए डीजीसीए कौन बने? डीजीसीए कौन बने हैं नए? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फैज अहमद किदवाई। सर डीजीसीए बताओ तो सही। तो भाई डीजीसीए क्यों कितनी न्यूज में रहती है? डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आजकल आपको पता ही है कि प्राइवेट जो प्लेन्स हैं वो कभी क्रैश हो जाते हैं, कभी कुछ ऐसा हो रहा है, तो इनकी सिक्योरिटी पे बड़ी बात होती है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन मतलब जो भी हमारी सिविल जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो देखता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसके नए डीजीसीए चुने गए फैज अहमद किदवाई, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट। न्यू चेयरमैन इसरो के कौन चुनेंगे? वी नारायणन। कौन चुनेंगे? वी नारायणन। इन्होंने रिप्लेस किया डॉक्टर एस सोमनाथ को। इससे पहले डॉक्टर एस सोमनाथ थे, तो अब कौन है? वी नारायणन। ये नाम आप याद करोगे। अब चीफ गेस्ट कौन चुने गए हैं? रिपब्लिक डे परेड जो होगी 2025 की, प्रभोवो सुबियांटो। तो अब आपको पता होना चाहिए ना प्रभोवो सुबियांटो है कौन? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है, इनको एज इनवाइट किया गया एज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड 2025। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। कौन है? इंडोनेशिया के
प्रेसिडेंट, ठीक है, याद कर लो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। वी नारायणन अब चेयरमैन है इसरो के। पहला खो खो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में होगा। पहला खो खो वर्ल्ड कप कहां पर होने जा रहा है? न्यू दिल्ली में, 13 से 19 जनवरी के बीच मतलब चल रहा है। और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका जो है, इसका इस बार का मस्कट क्या रहेगा। मस्कट वो आप देखते हो ना कि ऐसे एक कोई जैसे जब कुछ हुआ था, क्या बोलते हैं यार वो, क्या हुआ था, कबड्डी हुई थी या कुछ हुआ था, खो खो हुआ था शायद, नहीं हॉकी हुआ था, हॉकी टूर्नामेंट हुआ था आई थिंक ओडिशा में, तो वहां पर उन्होंने ऑलिव रिडले टर्टल को मस्कट बनाया था। तो यहाँ पर खो खो वर्ल्ड कप जो हो रहा है न्यू दिल्ली में, इसका जो मस्कट है वो मस्कट क्या है? तेजस एंड तारा। तेजस एंड तारा सर्च करना, आपको मस्कट दिख जाएगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में, ये आपने याद किया। और इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कौन सा है? सिक्किम। तो मतलब ऑर्गेनिक वे में हम फिशरीज को, हमारी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके तहत हम ऑर्गेनिक फिशरीज जो डेवलप करने की कोशिश करें। तो इंडिया की पहली ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कौन सी स्टेट में है? सिक्किम में। ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर मतलब होता है कि इकोलॉजिकली हेल्दी फिश फार्मिंग हम करें, मतलब फिश फार्मिंग में हम केमिकल्स का यूज ना करें, पेस्टिसाइड्स या एंटीबायोटिक्स का यूज ना करें। तो इसके लिए पहली ऑर्गेनिक, देखो पहली ऑर्गेनिक हर जगह पे सिक्किम ही टॉप कर रहा है, तो पहली ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर जो है वो भी सिक्किम है। तो न्यू डीजीसीए फैज अहमद किदवाई, वापिस देख लो यार, इंपॉर्टेंट है। न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नारायणन। चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे परेड हमने किसको बनाया है? प्रभावो सुबियांटो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप कहां पर होने जा रहा है? हो रहा है न्यू दिल्ली में, 13 से 19 जनवरी। इंडिया के पहले ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर सिक्किम। और जो ये खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है इसका मैस्कट है तेजस एंड तारा। तेजस एंड तारा, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो खो खो वर्ल्ड कप हो रहे हैं ना, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को चुना गया। तो ये चीजें आप कुछ याद करोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हमने आज कवर करे। बाकी आप अपना व्यू रिव्यू कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। अभी सब्सक्राइब करके जाओ, और अगर आ रहा है पसंद तो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मैं स्लाइड्स पढ़ा रहा हूं ना, ये हमारे फेसबुक पेज है हमारा अवेकनिंग क्लास में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर शेयर कर देते हैं, तो हमारे टीम मेंबर शेयर कर देते हैं वहां पर, तो आप वहां से डेली भी इनको कवर कर सकते हो। तो जब डेली होता है उसके बाद मैं 8-10 दिन का पढ़ा देता हूँ। कुछ मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, बट आपने वहां पर डेली कवर करना, तो वहां पर आप फॉलो कर लो। और शाम को जो अपना स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम में, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। दैट विल बी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और आप अपना जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, आपको एक और, मैंने अभी जो पोर्टल है वो थोड़ी देर के लिए खोल दिया, हमारी वेबसाइट है awakeningclasses.in, वहां पर जाके हमारे आप टेस्ट में इनरोल कर सकते हो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड रहती हैं वहां पर। तो आप awakeningclasses.in में जाके मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हो, अगर आपने सेक्शन में फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेना है। आपकी डिमांड पे ही मैं बीच बीच में खोल देता हूं, तो अभी मैंने उसको खोला हुआ है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।